नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद प्यारे बच्चों। मैं योगेश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि एंटायरली कनेक्टेड है हमारे लास्ट लेक्चर से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के पार्ट 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने क्या वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है इस कैटेगरी के अंडर आती है। लास्ट ईयर जो भी आपके एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन है और जो बोर्ड की प्रॉब्लम्स है वो सभी डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में जब भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप से आ सकता है। तो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है, या बोल दीजिए डिकम्पोज हो जाता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज हो जाए, तब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करके आओगे पेपर में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी कन्वर्ट इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने क्या बोला, सपोज कीजिए ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले बेटे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और कन्वर्ट हो जाए दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। यहाँ पर मैंने केवल दो ही दिखाए हैं, दो से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब कीवर्ड क्या है बेटे? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। क्या है? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोगों को क्लासिफाई करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, कितने टाइप की हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला कीवर्ड निकल के आया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होंगे बेटे? हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट फिनोमिना हो रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तब हमारी रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो, दीज कौन बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज आर जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। की कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है बेटा, लेकिन फिर से कीवर्ड को पकड़िएगा, यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो इस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म होती है। सपोज कीजिए अगर एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटे? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगी बेटे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पहला जो टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या सिंपली आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वर्ड देखिए बेटा, नाम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मतलब कि लाइसिस मतलब कि किसी चीज का टूटना। सेकंड जो एनर्जी की फॉर्म हो सकती है वो हमारी हीट हो सकती है। क्या हो सकती है बेटे? हीट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही हो, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकेंड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों को कौन सी स्टडी करनी है?
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी जो एनर्जी की फॉर्म हो सकती है वो हो सकती है लाइट। क्या हो सकती है बेटे? लाइट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही हो, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। पहली हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करंट पास करते हैं, या फिर एनर्जी की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हमारा क्या है बेटा? एनर्जी जो हम लोग सप्लाई करेंगे वो हीट की फॉर्म में करेंगे, और हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका टाइप क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो हमारा टाइप है वो क्या है? जब हम एनर्जी को लाइट की फॉर्म में देते हैं तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कहलाती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, और इनके अंडर जो जो एक्टिविटीज आती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जब आता है तो 5 मार्क्स लेके आता है। कितने मार्क्स लेके आता है? 5 मार्क्स लेके आता है। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है बेटे? इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी इसको बोल सकते हो। डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो उस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या सिंपली आप बोल दो इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है बेटे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कि वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका जब ब्रेकडाउन होता है वो किस तरीके से होता है? जब वाटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है H2 और O2 गैस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटे? H2 और O2 गैस के अंदर। लेकिन रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस जरूर कर लेना। ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या है हमारी? 2H2O gives 2H2 plus O2। क्या है बेटे? 2H2 plus O2। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ठीक है बेटा। अब इस रिएक्शन के ऊपर हम लोगों को परफॉर्म करनी होगी एक एक्टिविटी। एक्टिविटी का एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे आपको पेपर में लिख के आनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले हम एम लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद हम लास्ट में रिजल्ट या फिर कंक्लूजन लिख के आएंगे। तो इस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारा सेटअप है पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। तो यहाँ पर एम आपको क्लियर है। अब मटेरियल क्या क्या चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक प्लास्टिक का मग चाहिए होगा और एक ड्रिल मशीन चाहिए होगी। तो ड्रिल मशीन से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 होल क्रिएट कर लेते हैं। अगली जो हमें चीज चाहिए वो चाहिए 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए बेटे? कार्बन के इलेक्ट्रोड। एक हमारा कैथोड की तरह काम करता है और एक हमारा एनोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो, कैथोड के ऊपर जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखना, कैथोड वाला जो टर्मिनल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड वाला जो टर्मिनल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद क्लैंप स्टैंड चाहिए होगा इस सेटअप को पूरा अच्छे से यहाँ पर बनाए रखने के लिए, और एक हमें क्या चाहिए होगा? ट्राइपॉड स्टैंड। तो इन दोनों की हेल्प से हम इस सेटअप को पूरा अरेंज कर सकते हैं। अब और क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा एसिडिफाइड वाटर। क्या चाहिए होगा बेटे? एसिडिफाइड वाटर। क्या होता है एसिडिफाइड वाटर? जब भी आप सिंपल डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 2-4 ड्रॉप डाइल्यूट एसिड की डाल देते हो तो हमारा वाटर बन जाता है एसिडिफाइड वाटर। अब एसिडिफाइड वाटर का यहाँ पर क्या रोल है, क्या क्या यूज है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी हम लोग वाटर के अंदर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, एसिड का काम क्या होता है? H+ आयन को डोनेट करना। अब उस सॉल्यूशन के अंदर जब H+ आयन आ जाते हैं तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटे? कंडक्टिविटी, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पर पानी में एसिड डालते हैं। तो वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ये मिलके बन जाते हैं हमारे
एसिडिफाइड वाटर। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, क्या रोल होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, इसका काम क्या होता है, टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है बेटा, अब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक बैटरी हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रिक करंट की भी हम लोगों को जरूरत है, और बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड को इस बैटरी के टर्मिनल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कर देंगे, और यहाँ पर जो स्विच होता है बैटरी का, इसको ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, बैटरी का करंट जो यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी कार्बन की ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लेके हम उनको इन्वर्ट कर देंगे, और इसको भी थोड़ा बहुत हम वाटर से यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और हम लोगों को यहाँ पर जो ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इनके जो ऊपर की साइड ये वाला जो बेस वाला पोर्शन है, यहाँ पर कुछ गैसेस के बबल्स दिखाई देंगे। लेकिन खास बात क्या है, जो कैथोड वाला जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, इसके बेस पे जो बबल है उनका नंबर 2 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू एनोड वाला टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर बबल का अमाउंट डबल है यहाँ वाले बबल के अमाउंट से। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को, जो ये बबल्स हैं, गैस के बबल हैं, इनको सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक काम और कर देते हैं, इनके पास धीरे धीरे एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं, या फिर मैच स्टिक लेके जाते हैं, जिससे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रोसीजर बता देना कि प्लास्टिक का मग लिया, कलम स्टैंड वगैरह लिया, ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बैटरी लिया, ऐसे ऐसे हमने टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 2 होल की ड्रिल मशीन से, यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोड ले लिया। इसके बाद मैच स्टिक लेके गए, इनको जब सेपरेट कर लिया, तो अब ऑब्जर्व क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर जो कैथोड वाला जो गैस था, उसके पास में जैसे ही मैच स्टिक लेके जाता हूँ, वो एकदम से एक्सप्लोसिवली बर्न कर जाती है, और वहां पर एक साउंड क्रिएट होता है, पॉप साउंड। क्या क्रिएट होता है बेटे, पॉप साउंड। तो आपको ध्यान रखना है, पॉप साउंड। ये पॉप साउंड जो होता है, ये होता है बेटे हाइड्रोजन गैस की वजह से। किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। और जब मैं स्टिक को दूसरे वाले जो गैस के बबल थे उनके पास लेके जाता हूँ, वो आपके काफी ब्राइटली बर्न करते हैं। क्या करते हैं बेटे, काफी ब्राइटली बर्न करते हैं। और जबकि ये क्या कर रहे थे बेटे, एक्सप्लोसिवली बर्न कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी एक्सप्लोसिवली ये बर्न कर गया, और ये वाला जो है आपका काफी ब्राइटली बर्न कर गया। कहने का मतलब कैथोड वाला जो गैस था, वहां पर एकदम से वो बर्न कर जाता है, पॉप साउंड क्रिएट होता है, जबकि एनोड वाला जो गैस था वो ब्राइटली बर्न करता है। तो यहीं से हमें पता लगा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड के ऊपर रिलीज होती है, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एनोड के ऊपर रिलीज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा कैथोड पर रिलीज होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो एनोड के ऊपर रिलीज होती है। अगर ना याद रहे बाई चांस, तो आप ऐसे याद रख लेना, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके ऊपर H+ आयन की फॉर्म में होते हैं बेटा। ठीक है, तो H+ आयन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो आप इसको अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा पॉजिटिव वाली जाती है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटे, 2-, क्या होती है, 2-। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये ट्रिक है छोटी सी, आप ध्यान में रख सकते हो अगर ना याद रहे तो। ठीक है, ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया बेटा, हाइड्रोजन जो होती है काफी कंबस्टिबल गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो सिर्फ एक सपोर्टर का काम करती है कंबशन के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कंक्लूजन क्या है, हाइड्रोजन इज ए एक्सप्लोसिवली या एक्सप्लोसिव गैस, या फिर ऑक्सीजन जो होता है इट जस्ट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिख के आना है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, किस तरीके का हमारा जो सेटअप है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है बेटा, तो पहला जो टाइप का रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका पहला एग्जांपल क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और क्या क्या हो सकता है,
और आप लिख के आ सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। क्या बेटे? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या होती है रिएक्शन? NaCl के 2 मोल जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 2Na प्लस Cl2 गैस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से कौन सी गैस रिलीज होती है बेटे? क्लोरीन गैस। कौन सी रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। और क्या क्या एग्जांपल देके आ सकते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है बेटे ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉमन नेम क्या है इसका? एल्यूमिना। क्या नाम होता है बेटे? एल्यूमिना। एल्यूमिना से ही हम लोग एल्यूमिनियम मेटल को सेपरेट किया करते हैं। रिएक्शन क्या होगी? Al2O3 जब मोल्टन स्टेट में होगा और इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस O2 इनको बैलेंस करो आप लोग, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन Al2O3 या फिर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी ये रिएक्शन जो है वो ध्यान रखनी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एक्टिविटी यहाँ पर हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है बेटे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए उसको भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हीट इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल जहां से बार बार लगातार आपके NTSE और ओलंपियाड में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला जो एग्जांपल है बेटे वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम का कार्बोनेट। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बेटे? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का जब भी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे तो वो ब्रेक होगा किसके अंदर? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। अगला जो एग्जांपल हम लोगों को स्टडी करना है वो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। क्या है बेटे? फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर देखिएगा, फेरस सल्फेट को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड के अंदर और SO2 और SO3 गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। याद क्या क्या रखना है? अच्छा, ये जो डेल्टा का साइन यहाँ पर लगाया जा रहा है इसका मतलब भी हीट ही है बेटा। ठीक है, तो हीट की जगह आप लोग यहाँ पर डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है बेटा? फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। और मैंने लास्ट लेक्चरों में बताया था जब जहां पर एक एलिमेंट आपका एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के पीछे अगर अस लगा हो तो वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और आयरन आपका 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, एक आपकी +2 थी और एक आपकी +3 थी। तो फेरस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है? +2। और यहाँ पे ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के अंदर आयरन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व करना है इनका कलर। तो आयरन सल्फेट जो होता है ये स्टार्टिंग में आपका ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। कैसे क्रिस्टल होते हैं बेटे? ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। और जब ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूट जाता है तो ये जो रेजिड्यू मिलता है फेरिक ऑक्साइड का ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटे? ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इन दोनों की वजह से होती है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो स्मेल होगी वो किसकी होगी बेटे? बर्निंग
सल्फर लाइक, किसकी तरह की होगी बेटे, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। उसके अलावा थर्ड जो एग्जांपल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब थर्मली डिकम्पोज होगा तो लेड मोनोऑक्साइड के अंदर NO2 और O2 के अंदर डिकम्पोज होगा। ठीक है बेटा, ध्यान क्या क्या रखना है। पहली बात तो ये, जिन जिन बच्चों ने वो वैलेंशियम फॉर्मूला मेकिंग वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार आप जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहीं से पता लगता है लेड नाइट्रेट। जैसे मैंने आपसे बोला लेड नाइट्रेट, तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि इसका फॉर्मूला PbNO3 होता है, तो मैंने बताया था। चलिए हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। लेड जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, नाइट्रेट -1 में होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। फिर हमने वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और यहाँ से फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला एटलीस्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, लेड नाइट्रेट का कलर, ये स्टार्टिंग में आपका व्हाइट पाउडरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटे, व्हाइट पाउडरी फॉर्म में। और जब ये लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसका कलर होता है ब्राउनिश। कैसा कलर होता है बेटे, ब्राउनिश कलर। और जबकि यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, तो वहां पर हमें ब्राउन कलर के फ्यूम दिखाई देते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, NO2 की वजह से। तो ब्राउन फ्यूम का जो आपका रीजन है वो क्या है, NO2। क्या है बेटे, NO2। और लास्ट एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैलामाइन। क्या है बेटे ये, कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है, जिंक का कार्बोनेट। जब इसको हम थर्मली हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड के अंदर और CO2 गैस के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आया था NTSE के अंदर कि किसी भी सब्सटेंस को, मान लीजिए उसके अंदर से हमें मेटल निकालनी है, तो मेटल का कोई और होगा, उस मेटल के और में से अगर हमें मेटल का ऑक्साइड लाना हो, क्या लाना हो बेटे, मेटल का ऑक्साइड, और उसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में जब उसको हीट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन सेट कर दिए थे, एक ऑप्शन आपका गया था कैल्सिनेशन। क्या गया था बेटे, कैल्सिनेशन। तो ध्यान रखना, कैलामाइन क्या होता है, एक और होता है जिंक का, जिसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। और अगर ये प्रोसेस आपका एयर की एब्सेंस में होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। तो ये चारों के 4 एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार लगातार आपके ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और NTSE के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आइए एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट से। पहली जो एक्टिविटी है उसमें आपको प्रूव करना है कि ये रिएक्शन जो है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक टाइप है। ठीक है बेटा, तो एक्टिविटी का एम क्या होगा, एम होगा बेटे टू शो दैट decomposition of lead nitrate is thermal decomposition। क्या बेटे, लेड नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन होगा उसका टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब मैंने आपको बता रखा है एम के बाद आपको क्या लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या लिखना है बेटे, मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल यहाँ पे अपने को चाहिए होगा। सबसे पहले तो हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अमाउंट चेंज कर सकते हो। 2 ग्राम में ले लेता हूँ लेड नाइट्रेट। क्या ले लेता हूँ, लेड नाइट्रेट। उसके बाद मैं एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटे, ड्राई टेस्ट ट्यूब। और क्या चाहिए होगा, हमें एक बर्नर चाहिए होगा और एक टोंग चाहिए होगा। टोंग क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जिसकी हेल्प से हम लोग टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है प्रोसीजर की। क्या आती है बेटे, प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर के अंदर पहला स्टेप क्या, टेक ए ड्राई क्लीन ट्यूब। टेक ए ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपको क्या करना, उसके अंदर लेड नाइट्रेट जो है ऐड कर देना। नाउ ऐड लेड नाइट्रेट इनटू इट। इसके अंदर आपको क्या कर देना है, लेड नाइट्रेट को ऐड कर देना है। अभी क्या करना है, होल्ड दिस टेस्ट ट्यूब विद
हेल्प ऑफ टोंग एंड इंट्रोड्यूस टू फ्लेम। आपको क्या करना है, इसको होल्ड कर लेना है टोंग की हेल्प से और इंट्रोड्यूस करना है बर्नर के ऊपर जहां पर आपकी फ्लेम है, ठीक है। और लास्ट लाइन आप लिख के आ जाना, नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस, कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है किसको, चेंजेस को, कि क्या क्या चेंजेस वहां पर हुए हैं, ठीक है बेटा। प्रोसीजर क्या है, आपको एक ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट डाल देना है, उसके बाद टोंग की हेल्प से उसको पकड़ लेना है, टोंग की हेल्प से उसको पकड़ने के बाद आपको इंट्रोड्यूस कर देना है फ्लेम के अंदर और चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। तो आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया, ठीक है। ये आपका सपोज कीजिए बर्नर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर बर्नर के नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था बेटे हमने, लेड नाइट्रेट, क्या डाला था, लेड नाइट्रेट। अब आपको चेंज जो है वो ऑब्जर्व करना है कि कैसे क्या हुआ होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब मैं इस रिएक्शन को करूंगा, जैसे हीट प्रोवाइड करूंगा, तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट था मेरा, वो लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटे, व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। अभी क्या होगा, जैसे मैं इसको कुछ टाइम तक गर्म करता हूँ, यहाँ से मेरे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या निकलने शुरू हो जाते हैं बेटे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। और यही क्वेश्चन आपका एनटीएससी ने बहुत बार पूछा है कि जो ब्राउन कलर के फ्यूम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं बेटे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से होते हैं बेटे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये जो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस था ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटे, लेड ऑक्साइड के अंदर। और ये लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये हमारा ब्राउनिश कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटे, ब्राउनिश कलर का। तो आप ये भी आप रिजल्ट में लिख के आओगे कि जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन में लिखोगे कि यहाँ पर ब्राउनिश कलर का रेजिड्यू जो है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटे, आपको रिप्रेजेंट कर देनी है। लेड नाइट्रेट जो होगा उसके 2 मोल आपको ले लेने हैं, यहाँ पर थर्मली डिकम्पोजिशन लिखा होगा, और यहाँ पर आप लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, अब इसको बैलेंस कर देना। ये केमिकल रिएक्शन भी आपको दिखा के आनी है। मेन चीज क्या दिखाओगे, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, ये ब्राउनिश कलर के रेजिड्यू में कन्वर्ट हो गया। ब्राउन फ्यूम जो थे वो NO2 की वजह से थे। अब रिजल्ट में क्या बताना है कि एक्टिविटी क्या थी, आपको शो करना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप लोग देख पा रहे हो लेड नाइट्रेट जो था वो आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था। क्या था बेटे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था। अब वो कन्वर्ट हो चुका है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन हीट की वजह से करवा रहे हैं, इसलिए ये वाली रिएक्शन क्या होगी बेटे, हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी बेटे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई बेटे। सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं। सेम है बेटे एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ चेंज जो होगा वो इस सब्सटेंस का होगा। किसका होगा बेटे, इस सब्सटेंस का होगा। अगली एक्टिविटी के अंदर हमें प्रूव करना है कि जो डिकम्पोजिशन होता है फेरस सल्फेट का, वो भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो वही आपके मटेरियल होंगे, एक बर्नर ले लेंगे, आयरन सल्फेट ले लेंगे, और क्या क्या ले लेंगे, एक आपकी ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और एक आपका टोंग ले लेंगे। प्रोसीजर भी सेम है, वही टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन सल्फेट डालो, आयरन सल्फेट डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस कर देना है फ्लेम के अंदर। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। जो आयरन सल्फेट होता है इसके आपके ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, ग्रीन क्रिस्टल होते हैं। तो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने आयरन सल्फेट को डाला तो यहाँ पर नीचे आप लोगों ने क्या किया, फ्लेम इंट्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी बेटे, फ्लेम इंट्रोड्यूस कर दी।
तो फ्लेम के इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसकी बर्निंग शुरू हो गई। अब इसकी बर्निंग जो शुरू हुई तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। कैसे आ जाएगी बेटे, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। तो ये सल्फर लाइक जो स्मेल होती है ये किसकी वजह से होती है बेटे, वो मैं बता चुका हूँ केमिकल इक्वेशन के अंदर। और क्या क्या चीज ऑब्जर्व करोगे आप कि स्टार्टिंग में जो FeSO4 था इसका जो कलर था वो क्या था, ग्रीन था। लेकिन जैसे ही इसकी बर्निंग हुई तो यहाँ पर रेजिड्यू मिलेगा, और ये रेजिड्यू जो होता है ये क्या होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटे, ब्राउनिश। कैसा होता है बेटे, ब्राउनिश। तो यहाँ पर भी रेजिड्यू जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है, एक तो आयरन जो होता है वो आपका रिएक्टेंट में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कलर यहाँ पर ग्रीन कलर था, यहाँ पर ब्राउनिश कलर है। और तीसरी आखिरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, वो SO2 और SO3 की वजह से होती है। केमिकल रिएक्शन क्या थी, FeSO4 के जब हमने 2 मोल लिए तो इसको जब थर्मली डिकम्पोज कराया तो ये हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये चीज जो है ध्यान रखनी है। तो ये होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे थर्ड टाइप की तरफ, जो हमारा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। चलिए, तीसरा जो हमारा डिकम्पोजिशन का टाइप है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बेटे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन? इन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, इन दिस टाइप ऑफ decomposition mainly light is involved। किसका रोल होता है बेटे, लाइट का रोल होता है। तो लाइट का इन्वॉल्वमेंट जब होता है और उसकी वजह से आपका अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। ज्यादातर आपके सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं, चाहे वो आपका सिल्वर क्लोराइड हो, चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड हो या फिर सिल्वर आयोडाइड हो, ज्यादातर सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं वो इस तरीके का डिकम्पोजिशन जो है वो शो करते हैं। तो क्या होता है बेटे, जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये टूट जाता है Ag+Cl2 के अंदर। रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूलें। ठीक है बेटा। सेम यहाँ पर लाइट की जगह आप लोग h म्यू से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फोटोन की एक एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना होगा। ये आपका 2Ag+Br2, यहाँ पर 2Ag+I2 रिलीज होगा और यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस आपको कर लेना है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को आपको बताना है कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी लाइट की प्रेजेंस में होगी तो इस तरीके का डिकम्पोजिशन हमारा कहलाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल क्या बेटे, सिल्वर के हैलाइड। अब क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आया है। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आपको हवा भी नहीं लगनी है, इसलिए टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। तो एक्टिविटी क्या है बेटे, एक्टिविटी है आपकी टू शो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको बताना है कि जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा तो वो आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। तो एक्टिविटी का एम क्या है, एक्टिविटी का एम ये है, आपको दिखाना है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका डिकम्पोजिशन जो है वो आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए होंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपको चाहिए होंगी 2 टेस्ट ट्यूब। क्या चाहिए होंगे बेटे, 2 टेस्ट ट्यूब। एक आपको चाहिए होगा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट।
के 5 ग्राम, कितने चाहिए होंगे बेटे 5 ग्राम, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा फिल्टर पेपर चाहिए, क्या चाहिए बेटा फिल्टर पेपर चाहिए, और एक वॉच ग्लास भी हमें यहाँ पर चाहिए होगा। वॉच ग्लास क्या होता है भाई, देखा हो लैब के अंदर एक कांच का कटोरा सा होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं मटेरियल को ड्राई करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, NaCl का सोल्यूशन चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखिएगा बेटा, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। दोनों टेस्ट ट्यूब आपने ले ली, तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक के अंदर आपने क्या डाल लिया, यहाँ पर AgNO3, क्या डाल लिया बेटे AgNO3, और यहाँ पर आपने क्या किया NaCl का सोल्यूशन डाल दिया। अब आप लोग क्या करोगे, NaCl वाले सोल्यूशन को डाल दोगे AgNO3 वाले सोल्यूशन के अंदर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। जब भी AgNO3 आपका रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, तो यहाँ पर AgCl के आपके व्हाइट पीपीटी बनते हैं, क्या बनते हैं बेटे व्हाइट पीपीटी बन गए बेटे। तो प्रोसीजर में आपको क्या लिखना है, प्रोसीजर में सिंपली आपको लिख के आना है कि 2 टेस्ट ट्यूब आप लो, एक के अंदर 5 ग्राम जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट था वो डाल लो, दूसरे के अंदर NaCl डाल लो, दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे कि भाई सिल्वर नाइट्रेट जो होता है NaCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgCl के व्हाइट पीपीटी मिलते हैं, और साथ के साथ NaNO3 जो है वो सोल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है। अभी क्या करना है, नाउ सेपरेट दिस AgCl ऑन ए वॉच ग्लास एंड ड्राई विद फिल्टर पेपर। आपको फिल्टर पेपर के साथ क्या करना है, उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। और AgCl को आपको क्या कर देना, फिर लाइट की प्रेजेंस में रख देना है। AgCl का कलर कैसा था बेटे व्हाइट, कैसा था व्हाइट। जैसे ही आप लोग इसको लाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये व्हाइट कलर का AgCl जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर में। किस कलर में हो जाता है बेटे ग्रे कलर में। तो ग्रे कलर जो हुआ है सिल्वर का वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसका क्या हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो रिएक्शन को बैलेंस कर देना भैया, ग्रे कलर किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइसिस की वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था CBSE बोर्ड के अंदर कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम लोग डार्क बोतल के अंदर क्यों स्टोर करके रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बेटा आपका वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। डार्क कलर की जो बोटल्स होती हैं उनके अंदर क्यों स्टोर करते हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या जाएगा, अभी भी क्या आपको पता करने की जरूरत है, अभी तो आप खुद भी बता सकते हो। आंसर क्या जाएगा बेटा, टू अवॉइड इट्स फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम लोग जो है सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है बेटा। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। और क्या क्या एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर। अगर मान लीजिए आपको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराना हो हाइड्रोजन आयोडाइड का तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर आपका H2 और I2 बन जाता है और इसके आप बैलेंस कर लेना। इसके बाद और क्या क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बेटे ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली रिएक्शंस भी होती है आपकी जो फोटोलाइसिस शो करती हैं। ठीक ऐसे ही हाइड्रोजन प्रोक्साइड को भी हम लोग डार्क कलर की बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हमने वाटर वाली एक्टिविटी देखी थी कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का कैसे होता है,
ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो बबल्स होते हैं वो कैथोड पे डबल अमाउंट में होते हैं, एनोड पे कम अमाउंट में होते हैं। उसके बाद मैच स्टिक लेके गए थे, वहां पर देखा था कि भाई जो वहां पर पॉप साउंड है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होता है और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ब्राइट कलर होता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाईली कंबस्टिबल नेचर की होती है, जबकि ऑक्सीजन होती है वो कंबशन का सपोर्ट करती है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन में 4 रिएक्शन पड़ी जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार लगातार आपके क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, ठीक है। लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन देखा, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखा, आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन देखा और जिंक कार्बोनेट जिसको हम लोग कैलेमाइन बोलते हैं उसका डिकम्पोजिशन देखा। उसके बाद हमने 2 एक्टिविटी परफॉर्म की। सबसे पहले लेड नाइट्रेट का बोला था कि भाई थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, कैसे होता है। वहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि कलर जो होता है वो आपका व्हाइट से ब्राउनिश हो जाता है और वहां पर जो फ्यूम्स आती है ब्राउन कलर की वो किसकी वजह से आती है, NO2 की वजह से। उसके बाद फेरस सल्फेट वाली एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं वो ब्राउनिश ब्लैक क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है। उसके बाद लास्ट हमने देखा क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। भाई लाइट की प्रेजेंस में जब किसी भी रिएक्शन का प्रोसीड होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मेनली कौन शो करते हैं, मेनली आपके सिल्वर के हैलाइड जो होते हैं वो शो कर देते हैं। उसके अलावा कौन कौन शो करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी शो कर देता है और H2O2 भी कर देता है। उससे क्वेश्चन निकल के आया था कि भाई जो सिल्वर के हैलाइड होते हैं, मेनली आपका सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम लोग डार्क कलर की बोतल्स के अंदर क्यों स्टोर करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, टू अवॉइड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थ्योरी को आज डिजाइन किया है। जिन जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा हो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आइए अब करते हैं इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चन, जो आ चुके हैं वो भी करेंगे, जो आ सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ये कुछ ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस लेवल के साथ वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद अगर आप लोगों को पेन भी उठाने की जरूरत पड़ गई तो ये लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटे, सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अभी किया बेटे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो ऑप्शन देखिए बेटे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय इट्स डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा सब्लिमेशन ऑफ AgBr, लास्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ Br गैस फ्रॉम सिल्वर ब्रोमाइड। क्या इसमें आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत है क्या? तो आंसर क्या जाएगा, बोलो बोलो फटाफट, क्या जाएगा, क्या जाएगा, ए। क्या आंसर जाएगा बेटा, ए, क्योंकि सिल्वर जो था वो आपका व्हाइट से ग्रे हो गया था। व्हाइट कलर का क्या था, AgBr, और ये आपका क्या हो गया, एकदम से सिल्वर बनते ही वो जब फोटोलाइसिस हो जाता है उसका जो सिल्वर बनता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रे। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, ए। अगला क्वेश्चन देखिए ओलंपियाड का, वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। क्या कहता है बेटे, जब जो आपका वाटर होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। ये पूछ रहा है मोल रेशियो ऑफ H2 एंड O2। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। हमने आज इक्वेशन पढ़ी थी जब 2H2O जो था वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमें देता था H2 और O2। जब रिएक्शन को बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 मोल आया और यहाँ पर 1 मोल आया, तो रेशियो क्या हुआ बेटा, 2:1। क्या आंसर जाएगा, सी। पेन उठाने की जरूरत थी क्या यार, कि 2H2 प्लस O2 देता है, तो ये क्या था 2 मोल और ये क्या है आपका 1 मोल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन ओलंपियाड आपसे पूछ रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a decomposition reaction? Decomposition reaction की डेफिनेशन आपको क्लियर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए बेटा, एक सब्सटेंस एक से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आज हमने देखा भी ये क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब तोड़ते हैं तो वो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, तो ये वाली तो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद देखिएगा बेटे, KClO3 gives 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2, यानी कि एक आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पर टूट पा रहा है, एक दो या दो से ज्यादा
सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तो ये वाली भी आपकी क्या है, डेफिनेटली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो एग्जांपल है, ऑप्शन है, वो देखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, जो डाइजेशन होता है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, वो डेफिनेटली एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्योंकि देखिएगा जो फूड हम खाते हैं, मान लीजिए हमने पोटैटो खाए, पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। क्या प्रेजेंट होता है बेटे, स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या, C6H10O5, पॉलीसैकेराइड होता है, इसलिए लंबी चेन होती है। इसको जब हम लोग डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में लाते हैं, डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के अंदर। ये डाइसैकेराइड वाली होती है। फिर ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटे, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए हमने कोई एग खाया हो जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट था, तो प्रोटीन के ऊपर एंजाइम काम करता है पेप्सिन। क्या काम करता है बेटे, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को क्या कर देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है। किसके अंदर तोड़ देता है, अमीनो एसिड के अंदर। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या, जिसके अंदर बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो ब्रांचिंग के अंदर या फिर आपकी लीनियर चेन के अंदर जुड़ी हुई हो। अब ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। इसको हमने क्या किया, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ले आए, है ना। तो ये वाला भी क्या हुआ, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो जो प्रोटीन होता है उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ये भी पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में आपके अमीनो एसिड के अंदर टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन भी। तो डाइजेशन जो होता है फूड का, वो भी हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है बेटे, H2+Cl2 gives 2HCl। यहाँ पर कुछ टूट नहीं रहा, यहाँ पर दो सिंपल सब्सटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम के क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो डाइजेशन होता है फूड का हमारी बॉडी में, ये क्या होता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहली वाले में दो चीजें मिल रही हैं, तो दो चीजें मिलके आगे क्या कर रही है, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन, तो ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा क्योंकि टूटा नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर NH4CnO था, ये क्या हो गया बेटे, H2NCONH2। मतलब क्या, ये है तो एक ही सब्सटेंस, सिर्फ क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का इंटरचेंज हुआ। तो ये वाले आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 2KClO3 gives 2KCl + 3O2। यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका टूट रहा है, ये हम यहाँ भी देख चुके हैं। तो ये वाली क्या होगी बेटे, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट ऑप्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सी। आंसर क्या जाएगा, सी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये कुछ बोर्ड्स की प्रॉब्लम्स है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड के अंदर आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला देखिए बेटे, why is the amount of gas collected in test tube double the amount collected in other in electrolysis of water। और आपको उस गैस का नाम भी बताना है कि भाई गैस का जो ये अमाउंट है ये डबल किस तरीके से हुआ और क्यों होता है, और वो कौन सी गैस होती है। आपको अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वाटर का, उसकी केमिकल रिएक्शन जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर 2H2 जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा H2+O2 के अंदर। तो यहाँ पर जो सारा जो खेल है वो किसका है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स का। तो ज्यादा बबल्स किसके बने थे बेटे, हाइड्रोजन के। तो अमाउंट ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन गैस का। और वो हमेशा कितना होता है बेटे, ऑक्सीजन के 1 मोल के कंपैरिजन में ये क्या होता है, 2 मोल। तो डबल अमाउंट में होता है, और गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो कितना इजी सवाल था, क्या आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, why are decomposition reactions called opposite of combination reaction, write equation for this। कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आपको इनकी कोई एक इक्वेशन भी जो है वो लिख के दिखानी है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइए
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और यहाँ पर क्या है बेटे? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। एनर्जी आपकी किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता था? दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस जब हमारे क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटे? एक सिंगल प्रोडक्ट का, और यहाँ पर क्या है? हीट जो है वो रिलीज होगी। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो वो किसको बता रही है? वो बता रही है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और नीचे वाली रिएक्शन बता रही है किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और दूसरे में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं ये आपकी क्या होती है? अपोजिट होती है। तो पहले वाली रिएक्शन आपकी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकंड वाली रिएक्शन आपकी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोनों का नेचर एक दूसरे के जस्ट क्या है बेटे? अपोजिट है। तो कितना इजी सवाल था जो बोर्ड में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? कहता है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जांपल बताना है। मैंने आपको इतने सारे बता दिए आज। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी आपकी हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे सिंपल सा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ये कन्वर्ट होगा CaO प्लस CO2 के अंदर। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ठीक है बेटा। और लास्ट है आपका लाइट। क्या है बेटे? लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल सा एग्जांपल क्या बेटे? AgCl का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बना था? Ag प्लस Cl2, 2AgCl, यहाँ पर 2Ag। तो ये आपका व्हाइट कलर का था, ये आपका यहाँ पे ग्रे कलर का सब्सटेंस है। ठीक है। तो कितने इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब मेरा सवाल आता है जो मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमेशा की हमेशा आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? तो मैं आंसर बता देता हूं, लेकिन आप लोगों को ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कोई एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होती हो, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, आपसे नहीं होगा। जो बेटा हमारा वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर को जब हम लोग कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? कंपोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, ये हमारी हीट जो है वहां पे रिलीज होती है। जैसे हमारे गोबर गैस प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वैसे ही ठीक क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हुए भी ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आज का लेक्चर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। आप लोगों को आई होप मजा आया होगा। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कवर कर देता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।